तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस से देखते हैं, जो विवाह का जो मुख्य विचार होता है वो लगन से किया जाता है। विवाह का जो मुख्य जो विचार है कि विवाह के बारे में जो बात करते हैं वो लगन से की जाती है। एक लगन मजबूत हो, लग्नेश बली हो। लगन मजबूत हो, लग्नेश बली हो, तो एक हम कह सकते हैं कि विवाह के योग है। यो वीडियो कॉल का क्या सिस्टम है जी कि किना मिला रखी है जी? तो यो वीडियो कॉल किसने मिला रखी है जी इसमें? क्या ये वीडियो इसमें कॉल आ रखी व्हाट्सएप है पे। इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में। क्या लगा पढ़े रखी में है? जी। क्या लगा रखी है? वीडियो को लगा रखी अच्छा, किसी वजह से लगा रखी, किसी ने मेरे पास ही आई हुई थी ये। है। पता नहीं। हाँ, नगर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ये कोई बंदा बोलता है इनको, मैं ऐसे लगी होगी इनसे। हाँ वो। तो यानी कि लगन से, जो नवमास कुंडल जो लगन होता है, लगन से यदि लगन मजबूत है, लग्नेश मजबूत है, तो विवाह का विचार होता है कि विवाह हो जाएगा। सेकंड हाउस से क्या देखते हैं? विवाह में धन समृद्धि और वाणी। विवाह में धन समृद्धि और वाणी। यदि सेकंड हाउस, यदि नवमास कुंडली का सेकंड हाउस पीड़ित है, यदि नवमास कुंडली का सेकंड हाउस पीड़ित है, तो वैवाहिक जीवन में तनाव होता है, कष्ट होता है। यदि वैवाहिक जीवन, यदि सेकंड हाउस पीड़ित है, बुरे ग्रह बैठे हुए या बुरे ग्रहों की दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन में तनाव होगा, समस्याएं होंगी। तो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस हमारे एफर्ट का होता है, प्रयास का होता है, मेहनत का होता है। थर्ड हाउस हमारे प्रयास का है, मेहनत का है। तो ये विवाह को संभाले रखने के लिए, विवाह को बनाए रखने के लिए प्रयास करने का होता है। कई बार क्या होता है कि आपस में विचार नहीं मिलते, फिर भी व्यक्ति कोशिश करते हैं कि वह चलता रहे, विवाह चलता रहे। यदि यहाँ पर शुभ ग्रह है, तो फिर विवाह को संभालने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक चलेगा। और यदि यहाँ पर क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो फिर विवाह के अंदर उसको संभाले रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए
बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। सर ये थर्ड हाउस के बारे में बता रहे हैं ना? थर्ड हाउस बताया मैंने अभी। सर हम थर्ड, राहु तो हम जैसे काउंट करते हैं क्रूर ग्रह, मतलब हाँ जी, राहु को तो हम मैलेफिक प्लेनेट में काउंट करते हैं। किसको? और राहु को राहु की बातों में चली नहीं अभी तक। नहीं, केतु किस में आता है सर? केतु किस में आता है? अभी शुभ राहु केतु प्लेनेट। की मैंने बात की नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं घरों की। अच्छा ठीक है। तो घरों की बात कर रहे हैं। नवमास कुंडली के फोर्थ हाउस, नवमास कुंडली का फोर्थ हाउस, तो ये क्या है? चतुर्थ भाव होता है खुशियों का। विवाह से संबंधित जो खुशियां हैं, जो हैप्पीनेस है, विवाह के उपरांत जो उनके अंदर विवाह से संबंधित जो खुशी मिलती है, जो सुखी जीवन होता है विवाह का, वो फोर्थ हाउस से देखा जाता है। यदि फोर्थ हाउस में क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो विवाह में खुशियां नहीं मिलती, विवाह के बाद परेशानी होती है। जैसे कोई राहु केतु है, शनि है, मंगल है, तो ये क्या करते हैं? यदि ये नवमास कुंडली के फोर्थ हाउस में है, यदि नवमास कुंडली के फोर्थ हाउस में है, तो विवाह का सुख कम मिलता है। लगन कुंडली में भी अब देखें, 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में यदि मंगल बैठे, तो मंगल दोष हो जाता है। 1, 4, 7, 8 और 12 भाव में यदि मंगल है, तो मांगलिक दोष होता है। तो जो नवमास कुंडली है विवाह के लिए देखी जाती है, तो नवमास कुंडली में भी चतुर्थ भाव यदि मंगल है, शनि है, राहु है, केतु है, तो वैवाहिक सुख में कमी लाते हैं। पंचम भाव, ये वैवाहिक जीवन की बुद्धिमत्ता है। यदि पंचम भाव पीड़ित है, यदि पंचम भाव पीड़ित है, तो ये क्या करता है? पंचम भाव बुद्धि का होता है। विवाह को चलाने के लिए, शादी को चलाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। आप किसी रिलेशन को निभा रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, दिमाग चाहिए, अच्छा वाले की रिलेशन चलता रहे। और नवमास कुंडली का पंचम भाव पीड़ित है, और नवमास कुंडली का पंचम भाव पीड़ित है, तो स्थिति कैसी होगी? विवाह में जो टकराव होता है, पति पत्नी में जो विचारों का मतभेद होता है, तो व्यक्ति की बुद्धि कैसी हो जाती है? एक तो विचार पहले नहीं मिलते हैं, फिर बुद्धि भी खराब हो जाती है, तो चिंगारियां काम करती है वो। यदि कोई अनबन है और व्यक्ति बुद्धि से काम लेता है, तो चल जाता है, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो शादी हो। अगर बुद्धि भी खराब है, वो पीड़ित है, और पति और पत्नी का संबंध भी खराब है, तो क्या होता है? वो चिंगारियां काम करती है, वो पंचम भाव का पीड़ित होना। पंचम भाव क्या हमारे? तो ये पंचम भाव के पीड़ित होने से बुद्धि खराब हो जाती है, विवाह से संबंधित। छठा भाव, छठा भाव षड रिपु का होता है। छठा भाव षड रिपु का होता है।
6 प्रकार के शत्रु होते हैं। मद, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध। वैवाहिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए छठे भाव का भी ठीक होना जरूरी है। क्योंकि यदि सातवें घर का स्वामी यदि सातवें घर का स्वामी सिक्स्थ हाउस में, या सिक्स्थ हाउस का स्वामी सातवें घर में, सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, तो वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, पति पत्नी में विचारों के मतभेद होंगे, उन दोनों के विचार नहीं मिले। दोनों के विचार नहीं मिलेंगे। सेवंथ हाउस, यदि सातवां घर शुभ ग्रहों से सुसज्जित है, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, अच्छा वैवाहिक जीवन मिलता है। तो एक अच्छा वैवाहिक जीवन मिलता है यदि नवमास कुंडली का सप्तम हाउस पीड़ित है। तो पीड़ित कैसे होता है? उसके अंदर कोई करोड़ ग्रह बैठा हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, या दृष्टि हो, अगर अपने घर में बैठे हो जी। फिर भी देता है। वैसे कोई भी ग्रह अपने घर का बुरा नहीं करता, लेकिन जो एट्रीब्यूट होते हैं, जो स्वभाव होता है ग्रह का, वो नहीं छोड़ेगा। कोई भी ग्रह किसी भी घर में बैठा हो, उसके जो नेचुरल, जो अपनी जो प्राकृतिक जो गुण है, वो कभी नहीं छोड़ता। स्वभाव चाहे ग्रह का हो चाहे व्यक्ति का हो, उसको कहीं भी छोड़े आप, तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। कोई व्यक्ति चोरी करने वाला है, आप उसको सत्संग में बिठा दीजिए, वहां भी चोरी करेगा। तो क्या स्वभाव है ग्रहों का। लेकिन ये होता है कि बुरा ग्रह हो या अच्छा ग्रह हो, अपने घर में बैठा है तो परेशानी कम देता है। अगर बुरा ग्रह शत्रु की राशि में बैठा हो तो क्या करेगा? वो डबल हो जाएगा उसको खराब करने में। अपने राशि में है तो कंट्रोल में रहे। अष्टम हाउस क्या है? विवाह की आयु है। जैसे हम लगन कुंडली से देखते हैं, लगन कुंडली से जो लगन होता है व्यक्ति स्वयं होता है, और लगन की व्यक्ति की आयु कहाँ से देखते हैं? अष्टम हाउस से। हम आयु कहाँ से देखते हैं? अष्टम हाउस से। तो अब बात कर रहे हैं किसकी? नौ मास कुंडली यानी कि विवाह की। तो विवाह की आयु कौन सा घर होगा? अष्टम हाउस होगा। तो विवाह की आयु कैसी होगी, कितनी लंबी होगी, विवाह कितना लंबा चलेगा, तो अष्टम हाउस बताएगा आपको, नौ मास कुंडली का अष्टम हाउस। आठवें घर का स्वामी यदि सेवंथ हाउस में, आठवें घर का स्वामी यदि सेवंथ हाउस में है, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां, अनैतिक संबंध, अनैतिक संबंध, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सप्तम हाउस का स्वामी यदि अष्टम हाउस में है, विवाह उपरांत, विवाह उपरांत संबंध, जो अष्टम हाउस है वो क्या है? वो अनैतिकता का हाउस है। जैसे नाइन्थ हाउस है, नाइन्थ हाउस हमारे नैतिकता का है, हमारे धर्म का है, हमारे संस्कारों का है। जो नाइन्थ हाउस का जो ट्वेल्थ हाउस कौन सा हुआ? नाइन्थ से 12वां कौन सा हुआ? आठवां घर, यानी कि नाइन्थ का लॉस।
यदि नैतिकता 9th हाउस है तो अनैतिकता क्या हुआ? 8th हाउस। जब 7th का संबंध 8th से हो जाए या 8th का संबंध 7th से हो जाए तो क्या होता है? अनैतिक, अनैतिक संबंध, अनैतिक रिलेशन, वहां में परेशानियां। अब वो कैसे ठीक की जाती है? एक होता है उपाय, एक होता है अलाइनमेंट। यदि आपके घर का स्वामी 7th हाउस में, ऐसे व्यक्ति का पार्टनर, पति या पत्नी, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, फाइनेंस का काम करने वाला हो, एलआईसी एलआईसी का काम करने वाला हो, रिसर्च में हो, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसीज, माइनिंग, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य करने वाला हो, तब वो शादी ठीक चलेगी। क्योंकि जो घर खराब है, जो हमें पीड़ा दे रहा है, हमने उस घर को यूज करना है। अगर आप उस घर को यूज करते हैं तो वो घर और वो ग्रह आपको कभी पीड़ा नहीं देंगे। उपाय आपको कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, लेकिन आपने लंबे जीवन के लिए उनको अलाइन करना पड़ेगा, ग्रहों को अलाइन करना पड़ेगा। 9th हाउस क्या होता है? विवाह का भाग्य होता है। 9th हाउस क्या है? वो विवाह का भाग्य है। वैवाहिक जीवन में विश्वास, सबसे बड़ी बात क्या है? वैवाहिक जीवन में विश्वास। यदि पति और पत्नी में आपसी विश्वास नहीं होगा तो शादी वो लंबी नहीं चलेगी। तो 9th हाउस क्या है? वैवाहिक जीवन में विश्वास है। जो पीड़ित है तो आपसी विश्वास खत्म हो जाएगा। 10th हाउस क्या है? ये वैवाहिक जीवन का कर्म है। वैवाहिक जीवन कर्म कैसे? कि हमारे विवाह के प्रति क्या क्या ड्यूटीज है। जब शादी होती है, जब शादी होती है तो शादी के दौरान जो फेरे किए जाते हैं, जब फेरे होते हैं तो उसमें 7 वचन बोलते हैं पंडित जी। क्यों जी रमेश जी? 7 वचन बोलते हैं ना, कि पति के ये ड्यूटी रहेंगी, पत्नी की ड्यूटी रहेंगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। पति यदि कोई शुभ कार्य करता है तो उसमें अपने पत्नी को साथ में उसका भागीदार बनाए। हम्म। अभी वो सखियों में बैठी हुई है तो उसको बीच में ना उठाए, है ना? तो ये क्या है? ये मतलब वचन है, वो कर्म है। तो 10th हाउस क्या है नवमास कुंडली का? वो वैवाहिक कर्म है। जो ड्यूटियां आपको सौंपी गई है वो आपने निभानी है। तो जो 10th हाउस हमारा डैमेज हो जाता है, या 10th हाउस करोड़ ग्रहों के कारण वो खराब हो जाता है, तो विवाह के प्रति जो व्यक्ति की जिम्मेवारियां हैं, सबसे पहली जिम्मेवारी क्या है व्यक्ति की विवाह के प्रति? अपने पत्नी की रक्षा और सम्मान करना। रक्षा और सम्मान करना। तो फिर क्या होता है? जब 10th हाउस पीड़ित होगा तो ना वो रक्षा करेगा ना वो सम्मान करेगा। बुरी आदतें हो जाएंगी, फिर उनके आपसी जो संबंध है वो खराब हो जाते हैं उनके ही कर्मों के कारण। 11th हाउस, वैवाहिक जीवन में जो वासना होती है और जो अपना पार्टनर है, पार्टनर की जो मांगे होती है, कि जो 11th हाउस है, 11th हाउस होता है महत्वाकांक्षा का, इच्छाओं का।
तो 11th हाउस क्या है? वो पार्टनर की इच्छाएं हैं, उनकी वासनाएं हैं कि वो क्या चाहता है। क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, मतलब कि जरूरी नहीं कि सभी दोनों के विचार एक जैसे हों। एक अपने जीवन में संतुष्ट, एक संतुष्ट नहीं है। एक को पड़ोसी के घर क्या आया हुआ है वो चीज अपने घर पे लेके आनी है। बल्कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग इच्छाएं होती हैं। एकादश भाव क्या है? वो वैवाहिक जीवन की इच्छाएं हैं। यदि एकादश भाव यदि एकादश भाव पीड़ित है, मान लीजिए पुरुष की कुंडली है, एकादश भाव पीड़ित है, उनका जो पार्टनर होगा वो पत्नी होगी। तो वो क्या करेगी? उनकी जो इच्छाएं हैं, वो भौतिक इच्छाएं हैं, किसी प्रकार की इच्छाएं वो संतुष्ट नहीं होगी। एक इच्छा पूरी होने पर दूसरी जाहिर कर देते हैं। तो भौतिक और शारीरिक रूप से उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। द्वादश भाव, 12th हाउस। 12th हाउस होता है हानि का, पृथक, सेपरेशन, एक दूसरे से अलग होने का। यदि 12th हाउस पीड़ित है, 12th हाउस सेपरेशन का है, हानि का है, यौन इच्छाओं की असंतुष्टि का है। यौन इच्छाओं की असंतुष्टि का है। तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में क्या होगा? सेपरेशन हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। तलाक के लिए वैसे नवमास कुंडली का अष्टम भाव होता है। अष्टम भाव से संबंध बनने के बाद तलाक की योग बन जाता है। कई योग हैं, अलग अलग हैं। नवमास में ज्यादा महत्व होता है अष्टम भाव का। 12th हाउस भी है, पृथक करण का है, सेपरेशन का है, एक दूसरे से अलग करने का है। तो ये 12 भाव हुए। 12 भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं? 12 भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं? आगे सूत्र लिखे, अनेक विवाह। कुंडली में अनेक विवाह के योग है क्या? पहला सूत्र है, नवमास कुंडली के लग्नेश का बल सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि नवमास कुंडली का जो लग्नेश है, यदि वो बली हो। बली कैसे होता है कोई ग्रह? षडबल बताए गए आपको, ग्रहों का षडबल आपको करवाया गया, लिखवाया गया है। स्थान बल है, चेष्टा बल है, दिग्बली है, रात्रि बली है, दिन बली है। दिग्बली कौन से होते हैं? डायरेक्शन स्ट्रेंथ बोलते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। जैसे सूर्य और मंगल, वो 10th हाउस में दिग्बली होते हैं। सूर्य और मंगल कहाँ होते हैं? 10th हाउस में दिग्बली होते हैं। 7th हाउस में शनि बली होता है। उसको वहां पर, क्योंकि 7th हाउस क्या है? पश्चिम है, और पश्चिम के स्वामी कौन है? शनि देव। तो शनि को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो पश्चिम दिशा में मिलती है। जो कुंडली का जो 4th हाउस है, उसमें शुक्र और चंद्रमा बली होते हैं। लगन में सूर्य और बुध, बुध और गुरु, बुध और गुरु, सूर्य मंगल 10th हाउस में, बुध और गुरु।
बुध और गुरु फर्स्ट हाउस में, सूर्य और मंगल 10th हाउस में, शनि 7th हाउस में, चंद्रमा और शुक्र 4th हाउस में। ये क्या है? दिग्बली। तो जब नवमास कुंडली का लग्नेश बली होगा, अपने राशि में बैठा हो, उच्च राशि में बैठा हो, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हो, जो दिग्बली हो, तो मजबूत हो जाएगा। लग्नेश उच्च का हो, वक्री या स्वगृही हो, अपनी राशि में हो या वक्री हो, लग्नेश वक्री हो, उच्च ग्रह का हो, उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो, केंद्र, त्रिकोण और एकादश भाव में स्थित होना चाहिए। केंद्र, त्रिकोण और एकादश भाव में स्थित है तो अनेक विवाह के योग बनते हैं। नवमास कुंडली की बात करें भी, नवमास कुंडली का लग्नेश उच्च राशि में हो, अपने राशि में हो, वक्री हो, केंद्र, त्रिकोण या एकादश भाव में हो, या केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या 11वें भाव में हो, तो अनेक विवाह के योग बनते हैं। इसका ये विवाह ही होंगे, संबंध भी हो सकते हैं। सेकंड सूत्र क्या है? सप्तम भाव पर, 7th हाउस पर अशुभ संबंध, यानी कि अशुभ ग्रहों का बैठना, वो अनेक विवाह देता है। यदि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों का संबंध है, तो वो अनेक विवाह प्रदान नहीं करता। यदि नवमास कुंडली में धन योग है, यदि नवमास कुंडली में धन योग है, तो वो भी बहुविवाह की ओर संकेत करता है। धन योग कैसे देखते हैं? धन योग सेकंड सेकंड हाउस, 5th ट्वेल्थ हाउस, 9th हाउस और एकादश हाउस। सेकंड, 5th, 9th और 11th, इनमें से किन्हीं दो घरों का संबंध हो, इनमें से किन्हीं दो घरों का आपसी संबंध हो। वो कैसे होगा? या तो दो ग्रहों घरों के स्वामी एक साथ बैठे हों, परस्पर दृष्टि हो, आमने सामने बैठे हों, एक दूसरे की राशि में बैठे हों, एक दूसरे के नक्षत्रों में बैठे हों, तो धन योग बन जाता है। यदि धन योग नवमास कुंडली में बने तो अनेक विवाह की ओर भी संकेत करता है, और पार्टनर आपका धनी होगा, पार्टनर आपका धनी होगा। लगन कुंडली में धन योग कैसे देखते हैं? सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस। यदि 5th हाउस का लॉर्ड 9th में है, 11th में है या सेकंड में है, सेकंड हाउस का लॉर्ड 5th में है, 9th में है, 11th में है, यानी किसी भी घर का स्वामी इन चारों में से चारों में कहीं पर बैठा हो, या इनमें से किसी दो घरों का संबंध हो। वो संबंध कैसे बनता है? 4 प्रकार से बनता है। जैसे 5वें और 9वें घर का स्वामी एक साथ बैठे हों, परस्पर दृष्टि आमने सामने बैठे हों, एक दूसरे की राशि में बैठे हों, एक दूसरे के
नक्षत्र में बैठे तो धन योग बन जाता है। तो धन योग होगा, धन योग होगा तो वो दो संकेत करता है, या तो आपका पार्टनर धनी होगा या अनेक विवाह। और लास्ट सूत्र लिखेंगे, उपपच्य भाव कौन से होते हैं विपुल? उपपच्य भाव कौन से होते हैं? तीसरा, छठा, 10वां और 11वां जी। बिल्कुल, जो उपपच्य भाव हैं वो 3, 6, 10 और 11 होते हैं। और त्रिषडाया? तीसरा, छठा, और तीसरा तीसरा, छठा और 11वां जी। 11वां। तीसरा, छठा और 11वां जो भाव होता है वो त्रिषडाया होता है। 3, 6, 10 और 11 जो भाव होते हैं वो उपपच्य भाव होते हैं। उपपच्य भाव का एक सिद्धांत है, ये थ्योरी है। इनको ग्रोथ का हाउस बोला जाता है। उपपच्य भाव को ग्रोथ का हाउस बोला जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है और इन घरों में बैठा हुआ जो कोई ग्रह है, मान लीजिए सेकंड हाउस का स्वामी, सेकंड हाउस का स्वामी तीसरे, छठे, 10वें और 11वें में से किसी भी एक घर में बैठा हो, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाएगी उसका धन बढ़ता जाएगा। 5वें का स्वामी बैठा है, बुद्धि बढ़ती जाएगी। और पंचम भाव प्रेम का भी, बुद्धि का भी है, इंटेलिजेंसी का भी है। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी तो बुद्धिमत्ता उसकी बढ़ती जाएगी। जब सेकंड लॉर्ड, द्वितीय, ये सूत्र लिखो, अनेक विवाह, द्वितीय, सप्तमेश और द्वादशेश, यानी कि सेकंड लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड और 12th लॉर्ड, सेकंड, सेवंथ और 12th लॉर्ड नववास कुंडली में उपच्य भाव में बैठे हो, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में बैठे हो, तो ये एक अमीर पत्नी या अनेक विवाह देते हैं। ये एक अमीर पत्नी या अनेक विवाह देते हैं। आगे लिखेंगे, निष्ठावान और प्रवाह करने वाला जीवन साथी। जीवन साथी आपका कैसा होगा? जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो पति है पत्नी है वो कैसी होगी? पति पत्नी की प्रवाह करने वाला, निष्ठावान, कैसा होगा? और कई बार ऐसा देखा गया है, कुंडली जब मिलान करते हैं उनमें से 25 गुण मिल जाते हैं, लेकिन शादी फिर भी नहीं चलती। कई क्या होता है कि 14-15 गुण मिले होते हैं लेकिन शादी अच्छी चलती है। देखते हैं ना हम सभी जी। कि कुंडली मिलान हमने की, 25 गुण मिले हुए, 26 गुण मिले हुए 32 में से, लेकिन शादी तलाक तक आई हुई। कुछ के गुण मिले हुए 17 या 18 गुण मिले हुए, शादी अच्छी चली हुई है। तो कहाँ से देखते हैं, कहाँ दिक्कत होती है? वो 9 मास से देखी जाती है। तो सबसे पहले कि पति या पत्नी
वो कैसी होगी? निष्ठावान होगी अपने परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति, प्रवाह करने वाली होगी, कैसी होगी, कैसे देखते हैं? शुक्र और या सप्तमेश। शुक्र क्या होता है? शुक्र वैवाहिक जीवन का सुख होता है। शुक्र वैवाहिक जीवन का सुख होता है। शुक्र या सप्तमेश का शुभ ग्रहों से संबंध हो। शुक्र या सप्तमेश शुभ ग्रहों के साथ संबंध हो, एक सात्विक ग्रह हो, शुक्र या सप्तमेश, शुक्र या सप्तमेश D60 षष्टियांश कुंडली बोलते हैं उसको, षष्टियांश। शुक्र या सप्तमेश D60 षष्टियांश कुंडली बोलते हैं। उसमें शुभ राशि में स्थित हो तो अच्छा पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठावान होंगे। और नवमास वर्ग कुंडली में, नवमास कुंडली में और नवमास कुंडली में लग्नेश शुभ ग्रहों के साथ होना चाहिए, शुभ ग्रहों के साथ उनका संबंध हो। जो सूत्र ऊपर ये लिखवाए, हमने 4 सूत्र लिखवाए हैं, अगर ये वहां पर नहीं मिलते, ये मैच नहीं करते, तो यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? जीवन साथी का चरित्र अच्छा नहीं। जीवन साथी का चरित्र अच्छा नहीं है तो ये नहीं भाई वो गलत है, मतलब कि वो अपने पति या पत्नी के प्रति निष्ठावान नहीं, प्रवाह नहीं करता है। उनकी जरूरतों को, उनकी मांगों को, उनकी जरूरतों को, उनकी मांगों को वो नहीं समझता है, उनकी देखभाल नहीं करता है। विवाह के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहे? देखो, जब प्रश्न करते हैं कुंडली मिलाने के लिए, ये 2-3 क्वेश्चन होते हैं। लड़का कैसा होगा, लड़की कैसी होगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, विवाह के उपरांत, विवाह के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो विवाह के बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, नेक्स्ट क्लास में हम कुंडलियां हैं, उन कुंडलियों पर आपको बताएंगे एग्जाम्पल देकर। कुंडलियां हैं जिनका आपस में वैचारिक मतभेद बने हुए हैं, उनके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, आपसी संबंध ठीक नहीं है, ऐसी कुंडलियां अपने पास वो डाटा है, तलाक हो चुके हैं, तो फिर उनको हम सेकंड क्लास में आपको एग्जाम्पल देकर दिखाएंगे, प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो कुछ सूत्र हैं ताकि आप उसको याद कर सको, समझ सको ये सूत्र उसमें लागू होते हैं या नहीं होते। तो साथ वैवाहिक जीवन शादी के बाद कैसा रहेगा, तो उसके क्या मापदंड है, क्या सूत्र है? पहला क्या है? शुक्र या सप्तमेश। या तो शुक्र, वीनस या सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में हो या उपपच्य भाव में।
सेकंड हाउस में हो या उपचय भाव में हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा चलता है। नवमास कुंडली में देखना सर ये। नवमास कुंडली में। और जब बात करें नवमास कुंडली के सूत्र लिखवा रहे हैं सारे। सप्तमेश यानी कि सेवंथ लॉर्ड त्रिकोण या दसम भाव में। त्रिकोण कौन से होते हैं? 5 और 9 हाउस, 5th और 9th। सातवें घर का स्वामी या तो त्रिकोण में हो या दसम भाव में हो तो विवाह के बाद जीवन अच्छा चलता है। जब सातवें घर का स्वामी लग्नेश या सेकंड लॉर्ड, जब सेवंथ लॉर्ड लग्नेश या द्वितीयेश त्रिक भाव में हो। त्रिक भाव कौन से होते हैं? 6, 8 और 12। लग्नेश, सप्तमेश या द्वितीयेश, इनमें से कोई एक छठे, 8वें या 12वें भाव में हो, क्रूर ग्रहों का संबंध हो, वैवाहिक जीवन दुर्भाग्यपूर्ण होता है। चलता है लेकिन चलने के नाम पर ही चलता है। वैवाहिक जीवन में यानी कि नवमास कुंडली में अष्टमेश का बड़ा महत्व है। लगन लग्नेश सप्तम और सप्तमेश पर यदि अष्टमेश का प्रभाव लगन लग्नेश सप्तम और सप्तमेश पर यदि अष्टमेश का प्रभाव हो तो तलाक योग बनता है। तो तलाक योग बनता है। ठीक है जी। और एक और लिख लो आप आगे, थोड़ा लिखा देते हैं। कुंडली मिलान के 4-5 सूत्र लिखा देते हैं, आगे फिर कल बात करेंगे। सबसे बड़ी जो दुविधा है यही है, कुंडली मिलान। और उससे बड़ी दुविधा है मांगलिक दोष। कुछ लोग 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में बैठे हुए मंगल को मांगलिक दोष कहते हैं। दक्षिण भारत में सेकंड हाउस में जो मंगल बैठे वो भी मंगल दोष होता है। फिर बात आती है परिहार की। मंगल दोष कैंसिल कैसे होता है, कैंसिलेशन कैसे होती है? कुछ होता है कि सूर्य साथ में बैठे हो मंगल के या शनि साथ में बैठे हो, और कहीं कहीं लिखा होता है कि राहु मंगल के साथ बैठा हो। लेकिन यदि राहु मंगल के साथ बैठा हो तो वो मांगलिक दोष का परिहार नहीं, उससे मंगल दोष कटता है, जिसको मंगल दोष बढ़ता है।
गुरु और राहु में एक विशेषता है। गुरु भी चीजों को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, और राहु भी चीजों को बढ़ाता है। जैसे एटम बॉम्ब होता है, वो 3, 9, 81 ऐसे चलता है वो। तो राहु का कार्य भी ऐसा ही है। गुरु अच्छी चीजों को बढ़ाता है, लेकिन राहु की कोई लिमिट नहीं। जब मंगल के साथ राहु बैठेगा, जब मंगल के साथ राहु कंजंक्शन में होगा, ये आपको करवाया पहले मैंने आपको कंजंक्शन टेक्निक। जब दो ग्रह कुंडली में कहीं पर भी एक साथ बैठते हैं, जब दो ग्रह कुंडली में कहीं पर भी किसी भाव में एक साथ बैठते हैं, उन दोनों के जो गुण हैं, जो क्वालिटी हैं, वो एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। जब राहु और मंगल एक साथ बैठेंगे तो राहु की जो एट्रीब्यूट है वो मंगल में ट्रांसफर हो जाएंगे। और राहु क्या है? तो विस्फोटक है। और राहु आउट ऑफ बॉक्स जाकर कार्य करता है। जिन चीजों को समाज नहीं मानता वो कार्य राहु करता है। राहु की कोई सीमाएं नहीं है। राहु की कोई सीमाएं नहीं। जिस चीज को पाना है उसको पाने के लिए कहीं तक भी जा सकता है। कुंडली में जो केतु है, कुंडली में केतु जहां बैठा है, केतु क्या है? तृप्त, जो तृप्त हो चुका है, जिनकी प्यास तृप्त हो चुकी है। इसका भाव क्या है कि आपने पूर्व जन्म में, जहां केतु बैठा है लग्न कुंडली में, आपने पूर्व जन्म में उस घर से संबंधित चीजों को यूज कर लिया है। केतु डी अटैचमेंट देता है, वो लगाव नहीं करता। केतु फकीर है, और फकीर का किसी के साथ कोई लगाव नहीं होता। केतु एक योगी है, फकीर है, ध्यान करने वाला है। जिस घर में केतु बैठा है उस घर से संबंधित चीजें आपने पूर्व जन्म में उनको यूज कर लिया है। और राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित चीजों को प्राप्त करने के लिए, या उस घर से संबंधित चीजें जो रहती हैं आपके, वो यहाँ पर घटना घटेगी। राहु क्या करता है? जिस हाउस में बैठेगा उस घर से संबंधित चीजों को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। सेवंथ हाउस का राहु क्या देता है? मोस्टली ऐसे जातक की शादी कहाँ होगी? अदर कास्ट में, अदर रिलीजियन में, या फिर ऐसे दो परिवारों में होगी जो एक दूसरे की विचारधारा के विरुद्ध है। एक आस्तिक है, एक नास्तिक है। ठीक है, तो अलग अलग विचारधाराएं। राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित चीजों को प्राप्त करने के लिए ऑब्जर्वेशन करता है। तो राहु पे जब क्लास करेंगे स्पेशल, जो बहुत सारी चीजें हैं राहु के लिए, तो बात करेंगे। आज कुंडली मिलान, तो इसके कुछ सूत्र हैं। अष्टम भाव
यानी कि अष्टम भाव का संबंध यदि लगन लगने से, सप्तम और सप्तमे से बने तो वो तलाक योग बनाता है। एक सूत्र देखना आप कभी, मैंने टेस्ट करके देखा इसको। कुंडली में, लगन कुंडली में, लगन कुंडली में यदि सिक्स्थ हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस में हो, लगन कुंडली में यदि सिक्स्थ हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस में हो, या या सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस को देखे, या सिक्स्थ हाउस का स्वामी सिक्स्थ हाउस को देखे, तलाक योग होते हैं, डाइवोर्स योग। और एक होता है, आपने सभी ने सुना होगा, ये बकुट दोष होता है। बकुट कुंडली में तीन चार दोष होते हैं जो मुख्य होते हैं वो कुंडली मिलान में। बकुट दोष, नाड़ी दोष, आदि मध्य और अंत्य, तीन नाड़ी होती है ना, आदि, मध्य और अंत्य। ऐसे ही बकुट में तीन दोष होते हैं, बकुट में तीन दोष होते हैं। द्वितीय द्वादवांश, द्वितीय द्वादवांश, षष्ठांश 6 और 8 का, षष्ठांश और नव पंचम योग। ये कैसे देखते हैं? द्वितीय द्वादश, षष्ठांश और नव पंचम योग। हम लड़का और लड़की जिनकी कुंडली का हमने मिलान करना है, लड़का और लड़की चेक करेंगे दोनों की राशियां कौन सी है, दोनों की राशियों को नोट कर लेंगे। दोनों की राशियों को नोट कर लेंगे। पहले हम करते हैं द्वितीय द्वादवांश। मान लीजिए लड़के की राशि कर्क है, मान लो लड़के की राशि कर्क है और लड़की की राशि सूर्य है। लड़के की राशि कर्क है और लड़की की राशि सूर्य है। तो कर्क से सूर्य कौन सी हुई? दूसरी हुई। एक, दो। कर्क से सिंह राशि कौन सी हुई? द्वितीय। और सिंह से उल्टे गिने तो 12वीं राशि कौन सी हुई? कर्क। तो लड़के या लड़की की दोनों में से राशि किसी की कर्क है, किसी की सूर्य है, किसी की सूर्य किसी कर्क है, यानी कि ऐसा संबंध बनता है कि द्वितीय और द्वादवांश। मान लीजिए किसी लड़की की राशि मकर है और लड़के की कुंभ है, तो मकर से यदि कुंभ तक गिनेंगे दूसरी हो जाएगी, कुंभ से यदि मकर तक गिनेंगे वापिस तो मकर 12वीं राशि हो जाएगी। इसको बोलते हैं द्वितीय द्वादवांश योग। द्वितीय भाव धन का है, द्वादश हाउस हानि का है, लॉस का है,
इस स्थिति में क्या होता है, जब लड़की की शादी होती है, वो ससुराल जाती है, तो उस घर में इनकम की बजाय खर्चे ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। बीमारियों पर फिजूल खर्चे, और सुना भी होगा आपने कि जब से शादी हुई है तब से खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे। बीमारियां, ऐसे ही षष्ठाश योग। षष्ठाश यानी कि षष्ठ, छह, अष्ट यानी कि 8। लड़का या लड़की की कुंडली एक दूसरे से छठी हो या 8वीं हो। जैसे लड़की की कुंडली मेष है, लड़के की कुंडली मेष है, और लड़की की कुंडली कन्या है। यदि मेष से कन्या तक गिनो तो छठी हो गई। यदि कन्या से वापिस 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12 एक जाओ तो 8वीं हो गई। यदि एक छठी है तो 8वीं ऑटोमेटिक हो जाएगी, तो हो जाएगा षष्ठाश योग। ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, अश्विनी जी, कोई दिक्कत आ तो रहा है नहीं जी, है? आ रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि नहीं जी, बिल्कुल क्लियर है। हमने लड़का और लड़की की राशियां देखनी है, फिर हमें याद हो 1 से लेकर 12 तक की राशियां होती है, उनका सीरियल वाइज है। 1 मेष, 2 वृष, 3 मिथुन, वो हमें याद हो। फिर हम चेक करेंगे लड़के की राशि लड़की राशि से। लड़के की राशि मान लीजिए कन्या है और लड़की की राशि मेष है, तो कन्या से मेष 8वीं हो जाएगी और मेष से कन्या छठी हो जाएगी, तो बन जाता है षष्ठाश योग। जैसे ही उन दोनों की शादी होगी, छठा घर होता है कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े, बीमारियां, विचारों का आपसी मतभेद। 8वां घर होता है परेशानियों। जैसे उनकी शादी होगी, आपसी मतभेद हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, बीमारियां शुरू हो जाएंगी। फिर है नव पंचम योग। मान लीजिए लड़के की राशि 1 है और लड़की की राशि सिंह है, तो मेष से सिंह तक पंचम हुई, और पंचम से सिंह तक गिनेंगे तो 9वीं हुई। तो ये क्या हुआ? नव पंचम योग। इस स्थिति में क्या होता है, ये संतान कंसीव होने में, गर्भ धारण करने में समस्याएं होती है। संतान होने में समस्या होती है, क्योंकि पंचम भाव क्या होता है, वो बीज का होता है, और नवम भाव क्या होता है, अक्षेत्र होता है। बीज को पनपने के लिए अक्षेत्र चाहिए। तो जो ऐसा कहा गया है कि यदि नव पंचम का योग बनता है तो वो संतान होने में दिक्कतें देता है, बच्चा कंसीव नहीं होता। एक सूत्र लिख लें आप लास्ट का, बस फिर आगे लिखवाएं कल को। मान लीजिए आपने क्या किया, एक लड़के की नवमास कुंडली को खोला। नवमास कुंडली को खोलने के बाद लड़के की नवमास कुंडली जो सप्तमेश है, लड़के की कुंडली में नवमास कुंडली में
सातवें घर का स्वामी हम कहाँ चेक करेंगे? लड़की की कुंडली, लड़की की नवमास कुंडली में। लड़के का जो नवमास है उसका सातवें घर का स्वामी है, उसको हम लड़की के नवमास में जाकर चेक करेंगे कि वह कहाँ बैठा है, छठे, आठवें या 12वें भाव में है। छठे, आठवें या 12वें भाव में है। उसी प्रकार लड़की की नवास कुंडली को ओपन करेंगे, चेक करेंगे। लड़की की नवास कुंडली में सातवें घर का जो स्वामी है उस ग्रह को लड़के की नवास कुंडली में चेक करेंगे कि वो छठे, आठवें, 12वें घर में बैठा है क्या। अगर ऐसा है तो विवाह के बाद उनके आपसी संबंध ठीक नहीं रहेंगे, चाहे आपके 25 के 25 गुण मिलते हो, चाहे 32 के 32 गुण। तो मतलब एक दूसरे का जो लगन है, हाँ जी, उसका जो लग्नेश है वो दूसरे के उसमें 6 8 12 में नहीं जाना चाहिए। नहीं सप्तमेश, सप्तमेश मतलब, सप्त सॉरी, 6 8 12 में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। या फिर एक किसी, दूसरे का जो हाँ, सप्तमेश है बस। हाँ सप्तमेश, एक हम्म दूसरे का सप्तमेश। हम्म। मान लीजिए क्या होता है फिर, जैसे हमारे लड़का है, लड़के की कुंडली में जो नवमास का जो सातवें घर का स्वामी है वो शुभ ग्रह में बैठ, शुभ घर में बैठा है, पंचम में केंद्र में बैठा हुआ है। लेकिन लड़की की कुंडली में जो नवमास कुंडली है उसका सातवें घर का स्वामी है, वो लड़के की कुंडली में 6 8 12 बैठा हुआ है। तो कह सकते हैं लड़का तो ठीक है, लड़का चाहते हैं शादी चले, लेकिन लड़की नहीं चाहती। तो जिस भी व्यक्ति का, लड़का या लड़की जिसका भी नवमास कुंडली का सप्तमेश दूसरे के अपोजिट के 6 8 12 में जाएगा, तो वो नहीं चाहता कि विवाह चले। समझ रहे आप ये? मान लीजिए अब हमसे पूछता है कोई, भाई लड़का मना कर रहा है, लड़की मना कर रही है, इनमें कसूर किसका है? कौन चाहता है कि शादी हमारी चले? तो आपने क्या किया, लड़के की कुंडली देखी, लगन देखा, फिर आपने नवमास खोल लिया। आपने क्या किया, नवमास में गए, नवमास में हमारी सातवें घर का स्वामी गुरु है। लड़के की कुंडली में मान लो सातवें घर का स्वामी गुरु, वह गुरु लड़की की नवमास कुंडली में शुभ घर में बैठा, केंद्र में है, त्रिकोण में। तो ये लड़का चाहता है कि शादी चले। और लड़की की कुंडली में यदि नवमास में सातवें घर का स्वामी मान लीजिए मंगल है, और वो लड़के की कुंडली के नवमास में 6 8 12 में बैठा है, तो लड़के नहीं चाहते कि शादी आगे बढ़े। तो इसके बारे में 2 3 सूत्र और हैं, तो कल बात करेंगे। और साथ में अपने पास ऐसी 10 12 15 कुंडलियां हैं, कुंडली हैं, तो हम उसको प्रैक्टिकल करके कल देखते हैं। तत्व में इनका ऐसे सिस्टम है, रिलेशन नहीं है, विचार नहीं मिलते हैं, तो क्या कारण है? तो सूत्र आपको लिखवाए हैं, आप उनको लगा के देखिए। तो सूत्र को लगा के देखेंगे, आपको साथ साथ याद हो जाएंगे, साथ आपका वो एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने सुनने हैं, ये आपने देखने हैं, पढ़ने हैं, सूत्र आपको लिखवाए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने देखा है गुणों के मिलने के बाद भी शादियां चलती नहीं। फिर क्या होता है, फिर बात कहाँ आती है, बात आती है फिर ज्योतिषी के ऊपर। सारे के सारे गुण मिलवाए हैं फिर भी चल रही, झूठ बोलते हैं। गुण क्या है?
जैसे उसमें क्या होता है, गण होता है, देव, राक्षस और मानव, 3 गण होते हैं। योनि होती है, कोई मूषक की है, सिंह की है, हिरण की है, मगरमच्छ की है, गज की है, ठीक है ना, वो योनि है। योनि, गण, नाड़ी और पकुट। तारा है, तारा मिलाते हैं, कौन सा तारा है। तो हमने सब कुछ मिला लिया, लेकिन उसमें जो मुख्य चीज है वो क्या है, वो है नाड़ी दोष और बकुट दोष। नाड़ी दोष और बकुट दोष। योनि भी काम करती है, योनि भी काम करती है। मान लीजिए पुरुष की योनि है जो मगरमच्छ की है, लड़की योनि हिरण की है, तो मगरमच्छ उसको खा जाएगा, तो सारी उसको अपने नीचे रखेगा, उसको दबा के रखेगा, तो वो भी काम करती है। लेकिन फिर भी हम अगर सारी चीजों को देखें तो बड़ी मुश्किल होती है कि दूसरों को मैच करना। तो उसमें मुख्य मुख्य चीजें देखें, आप नवमास को देखें, नाड़ी और बकुट दोष को देखें, विशेषकर नवमास कुंडली को देखें। भाग्य की जागृति कैसे होगी, वो आपको नवमास बताएगा। किन घरों के कार्य करने से आपके भाग्य की जागृति होगी, वो नवमास बताएगा। जैसे हम लगन कुंडली को रीड करते हैं, उनकी दृष्टियां ग्रहों की दृष्टियां हैं, स्वामी है, सेम ऐसे ही नवमास कुंडली को देखा जाता है। ऐसे ही नवमास कुंडली को देखा जाता है। देवता होते हैं, हर एक वर्ग कुंडली के देवता होते हैं। वो देव हमें याद होने चाहिए, वो लिखवा दो कल को, ठीक है। कल मिलते हैं। ठीक है किसी जी, को कोई जय श्री राम। डाउट है तो बताइए, जो आज करवाया है। नहीं, क्लियर है जी सब बिल्कुल। ठीक है, तो कल फिर हम वो सूत्र लिखवाएंगे कुंडली मिलाने के, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे कुंडलियों पर। मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां ऐसी, और आपके पास कोई कुंडली ऐसी हो जिसके मतलब कि आपसे तलाक हो चुका है, रिलेशन है आपसे, मैंने मतलब कि जो वैवाहिक जीवन से संबंधित है, तो हमारे वो रिसर्च के लिए रहेगी, ठीक है। तो उसके ऊपर कल बात करते हैं। क्योंकि जब तक आप सूत्र लगा के नहीं देखोगे, उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, और सूत्र वो काम करते हैं नहीं करते हैं वो बात अलग है, एक अपना एक्सपीरियंस होना जरूरी है, कहाँ वो कहाँ तक कैसे काम करते हो, तभी हम मालूम कर पाएंगे, तो उस पर हम काम करेंगे। ठीक है जी, ठीक है शुभ जी, रात्रि, शुभ जय श्री रात्रि। राम। जय श्री जय राम। श्री राम। कल मिलते हैं, राधे राधे जी। श्री राम से।